हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था, कब, जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था उसको जो ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिटेल से सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिस लोगों ने नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो सीटेट जनवरी 2021 में हुआ था एग्जाम, उसमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग सिविक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगी, और पेडागोजी की। ठीक है, इससे कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब बायोगैस क्या होती है तो आप लोग इसको समझ लो। तो जैविक अपशिष्ट को, किसे, जैविक अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में परिवर्तित करने के फलस्वरूप बायोगैस का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे कि जैविक अपशिष्ट क्या होते हैं, तो जैविक अपशिष्ट जैसे जीव जंतुओं व मृत पौधों के अवशेष, ठीक है, पशुओं का गोबर और रसोई के जो अपशिष्ट होते हैं उनको हम लोग जैविक अपशिष्ट कहते हैं। और जो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। अब परंपरागत स्रोत क्या होते हैं तो ये जान लो। तो जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया तथा ईंधन आदि, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, और इन्हीं परंपरागत स्रोत के जो भंडार हैं वह सीमित हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ठीक है, कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों सही हैं। अब थोड़ा सहारा रेगिस्तान के बारे में जान लो। तो सहारा रेगिस्तान हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, तो गर्म एवं शुष्क इसकी जलवायु है। ठीक है, परंतु आज का जो सहारा रेगिस्तान पहले एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे, और यहाँ शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ जैसे सामान्य जानवरों का निवास था। किससे पता चलता है, सहारा की गुफाओं से पता चलता है। ठीक है, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो इसी प्रकार हमारा ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य ऊर्जा के साथ। अब ये आतपन क्या होता है, तो आतपन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है। ठीक है, पृथ्वी को लघु तरंग धैर्य के रूप में प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा को आतपन या सूर्यताप कहते हैं। ये ध्यान रखना, लघु तरंग धैर्य के रूप में प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा को। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है, तो चलिए समझते हैं। तो देखो, ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, और ये ग्रह हो गए, ये बुध है, ये शुक्र है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है, यूरेनस, नेपट्यून। अब क्वेश्चन आंसर में क्या कहा गया, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती। तो जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाएंगे तो ग्रह की जो परिक्रमा करने की अवधि है वह बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अब ये पता होगा कि सूर्य के 8 ग्रह, ठीक है, सूर्य के वो सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। और सौरमंडल हमारा किससे मिलकर बना होता है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड,
ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इसे हम पूरे को सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और इसके चारों तरफ महासागर तथा समुद्रों से घिरा होने के कारण इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो देखो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले इसका सही जवाब जान लो क्या होगा। ए और सी यानी प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब थोड़ा समझ लो, ठीक है, कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखो जैसे ये पूरी हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये जो है ये हमारा प्रदीप्ति वृत्त हो गया। ठीक है, और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये हमारी देशांतर रेखाएं होती। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, और ये वाली ये हमारी क्या होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ठीक है, अगर ये पृथ्वी ऐसे करके ये झुकी ना होती और ऐसे होती तो क्या होता, ये प्रदीप्ति वृत्त और ये देशांतर रेखाएं ये आपस में मिल जाती। ठीक है, नहीं समझोगे फिर से समझ लो। अगर देखो अगर ये पृथ्वी ऐसे ना झुकी होती, ठीक है, और ऐसे अगर झुकी ना होती तो देशांतर रेखाएं भी सीधी होती। ठीक है, जब देशांतर रेखाएं सीधी होती और प्रदीप्ति वृत्त तो हमारा है ही सीधा, तो ये आपस में मिल जाती। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, और इसी के कारण किसी क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब ये वाले क्यों गलत हैं, प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशी रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, तो ये नहीं मिलती क्योंकि अक्षांशी रेखाएं हमारी ऐसी होती हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये तो हमारा सही है। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो बताइए ये परत कौन सी है? तो ये परत जो है हमारी वह समताप मंडल है। सॉरी, समताप मंडल नहीं है, समताप मंडल नहीं है, ये मध्य मंडल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मध्य मंडल की कुछ विशेषताएं जान लो। ठीक है, तो मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जलने लगते हैं। किसमें? मध्य मंडल में। ये देखो जल रहे हैं। और ये ध्यान रखना, पृथ्वी से जो परत कितनी है, तो हमारी 5 परतें हैं। पृथ्वी से स्टार्ट करते हुए पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये ध्यान रखना। और मध्य मंडल में ही बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ए मध्य मंडल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। ए गलत है परंतु बी सही है। अब ए गलत कैसे है, तो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व से होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य कहते हैं, अब जैसे कोई प्राकृतिक नज़ारा है, ठीक है, तो उसका ना तो कोई टिकट जाएगा, ठीक है, ना ही आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो उसको आप ऐसे ही फ्री में देख सकते हैं। जैसे मनोरम भूदृश्य, ठीक है, इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, इसीलिए हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो कौन सी नदियां करती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है,
और इस डेल्टा का विस्तार यानी ये डेल्टा कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो भारत तथा बांग्लादेश दोनों देशों में ये फैला हुआ है। और इस डेल्टा का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकार है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। ये क्या है, वर्गीकरण का आधार और संसाधनों के प्रकार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो विकास व प्रयोग का स्तर, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। फिर बी का हमारा सेकंड हो जाएगा। सी का हमारा थर्ड, वितरण के आधार पर, मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो सर्वव्यापक, सभी जगह और कुछ जगहों पर। भंडार नवीकरणीय है और अन्यवीकरणीय है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प हमारा हो जाएगा वह ए, बी और सी तीनों गलत हैं। अब कैसे गलत हैं, तो उनको आप लोग समझ लो। अब देखो, पहले शरद ऋतु के बारे में समझ लो कि शरद ऋतु क्या होती है। तो भारत में शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो हमारा शरद ऋतु में है, ये मानसून के लौटने का समय होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए। और भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है शरद ऋतु में, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम कहते हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए, बी और सी ये तीनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, तो ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए, बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, तो सूसू कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। सूसू या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हमें मिलान करना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। शंकुधारी वन नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं शंकुधारी वन में। ठीक है, तो ए का हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये इसमें दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और शीतोष्ण में तो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, इन पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।